Myself, Dr. Kunjilal Meena, Associate Professor and HOD in the Department of Mechanical Engineering, School of Engineering and Technology, निर्माण यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कास्टिंग प्रोसेस एंड गेटिंग सिस्टम। आज का मेरा कंटेंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ कास्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, steps involved in making of a mold, sand casting, gating system, basic terminology in the casting process, advantage and disadvantage and application of a sand casting. Basic principle of casting process. Basic principle क्या है casting process? Casting process is a manufacturing process in which a liquid material is usually poured into a mold which contain a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. The solidified part is also known as a casting, which is injected and broken out of the mold to complete the process. तो बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस क्या है? ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लिक्विड मटेरियल, जो लिक्विड मटेरियल है उसको मोल्ड केविटी में प्योर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद में आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कास्टिंग बोलते हैं और फिर इंजेक्ट और ब्रोकन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसे कास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टू फाउंड्री एंड कास्टिंग। कास्टिंग और फाउंड्री प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? फाउंड्री क्या होता है? द फैक्ट्री एंड प्लांट वेयर जॉब्स आर प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग एंड प्योरिंग द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड आर नोन एज ए फाउंड्री। जहाँ पर फॉर एग्जांपल हेयर, ये हमारा फाउंड्री शॉप है और यहाँ पे हमारे फाउंड्री शॉप के अंदर हमारी ये कास्टिंग प्रोसेस की जाती है। और हम नेक्स्ट समझते हैं कास्टिंग प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ए प्योरिंग मोल्ड मेटल इनटू प्री-डिफाइंड cavity of a mold and allowing it to cool is known as a casting process. बेसिकली ये कास्टिंग प्रोसेस है, ये हमारा फाउंड्री। ये हमारी कास्टिंग प्रोसेस है, ये फाउंड्री शॉप है। यहाँ पर जो कास्टिंग प्रोसेस की जा रही है ये कास्टिंग है और कास्टिंग प्रोसेस इस फाउंड्री शॉप के अंदर की जाती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ए कास्टिंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं कास्टिंग प्रोसेस करने के लिए? सबसे पहले हमको मेकिंग ए पैटर्न, फिर प्रिपेयरिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड प्रिपेयरिंग ए मोल्ड एंड कोर, नेक्स्ट melting a metal, next pouring the metal into a mold, next cooling and solidification, उसके बाद में removing the solidification casting and from the mold, फिर next fitting and cleaning, then heat treatment and then testing and inspection। तो बेसिकली हम जब कास्टिंग प्रोसेस करते हैं ये हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब इस स्टेप्स के अंदर हम जाते हैं व्हाट इज ए पैटर्न। द पैटर्न इज ए यूज टू मेक द केविटी फॉर द कास्टिंग। हमारा जो पैटर्न है वो हमारे केविटी क्रिएट करने के लिए काम आता है। पैटर्न मटेरियल, जो पैटर्न मटेरियल होता है वो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं? हम पैटर्न किस किस मटेरियल का बना सकते हैं? वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, बैग्स हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड क्या? मोल्डिंग सैंड इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ए रॉक्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज सच एज ए फॉरेस्ट, विंड एंड रेन्स एक्सेट्रा। ये हमारा मोल्डिंग सैंड है। मोल्ड, ए मोल्ड इज ए केविटी सो प्रिपेयर्ड दैट इट कैन बी यूज टू मेक कास्टिंग बाई मोल्टन मेटल इनटू इट। कोर, कोर क्या होता है? ए कोर इज डिटरमाइन इट्स इंटरनल ज्योमेट्री इफ द कास्टिंग इंक्लूड ए केविटी। ये
कोर क्या होता है, हमको कास्टिंग के अंदर कोई होल क्रिएट करना है कोई, तो उसके लिए हम कोर यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले मोल्टन मेटल होता है उसको मेल्ट किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है केविटी के अंदर। आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमको पैटर्न अलाउंस देना पड़ता है, क्योंकि उसका डायमेंशन चेंज होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न अलाउंस देते हैं। पैटर्न अलाउंस क्या होते हैं, द पैटर्न अलाउंस आर प्रोवाइड टू कंपनसेट फॉर द वेरियस एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन dimension of the metal on the solidification result get to desired dimension of a final casting product। तो बेसिकली हमको desired dimension एंड आफ्टर सोल्डिफिकेशन desired dimension अचीव करने के लिए हम पैटर्न अलाउंस दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंस कौन कौन से हो सकते हैं, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, मशीनिंग एंड फिनिशिंग अलाउंस, डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस, यू और वी शेप की, रैपिंग एंड शेक अलाउंस। तो बेसिकली जब हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं तो आफ्टर सोल्डिफिकेशन ये जो हमारा श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा डायमेंशन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसके लिए हमें पैटर्न को थोड़ा साइज में बड़ा लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा श्रिंकेज होने के बाद में भी हमारे जो एग्जैक्ट जितना रिक्वायरमेंट, हमारा जो डिजायर शेप चाहिए वो शेप हमको मिल जाती है। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पैटर्न है ये हमारा मोल्ड है, मोल्ड में से जब पैटर्न को निकालते हैं तो ये अगर हम टेपर टाइप का देते हैं शेप तो हम इजीली इसको हम निकाल सकते हैं पैटर्न को। अगर हम टेपर नहीं देंगे तो ये हमारे साथ ये इजीली निकलेगा नहीं, इसलिए इसको टेपर दिया जाता है जिससे कि हम पैटर्न को इजीली रिमूव कर सके। नेक्स्ट, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। जब हमारी, क्योंकि हम जानते हैं जो कास्टिंग प्रोसेस होती है उसका जो सरफेस फिनिश होती है वो बहुत पुअर होती है, तो सरफेस फिनिश को फिनिशिंग लाने के लिए हम मशीनिंग देते हैं। इसलिए क्योंकि जब आफ्टर कंप्लीट ऑफ कास्टिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है उसको फिनिशिंग या मशीनिंग करने के लिए उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हमको पैटर्न को थोड़ा साइज में बड़ा लिया जाता है, जिससे कि हमारा जो डिजायर शेप है वो हमको मिल जाती है। डिस्टोर्शन या कैम्बर अलाउंस क्या होता है, जब ये स्पेशली हर कास्टिंग प्रोसेस के लिए नहीं किया जाता है, ये अगर यू शेप वी शेप की कोई कास्टिंग होती है उसमें डिस्टोर्शन या कैम्बर अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर सोल्डिफिकेशन कैम्बर डिस्टोर्शन मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कास्टिंग डिस्टोर्ड हो जाता है आफ्टर सोल्डिफिकेशन ड्यू टू स्ट्रेस, तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको डिस्टोर्शन अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा रेपिंग और सेकिंग अलाउंस। रेपिंग और सेक अलाउंस क्या होता है, जब हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं तो हम पैटर्न को जब निकालते हैं तो उसको साइड में हमको मोल्ड को ठोकते हैं और साइड में उसको शेक करते हैं, उसकी वजह से क्या पैटर्न को इजीली निकाल पाए, तो वो डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर सेक अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कास्टिंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग, दूसरा मल्टी यूज मोल्ड कास्टिंग। एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, expandable mold casting is referred to any casting process in which the mold metal cannot be reused and destroyed after each cycle। expandable mold casting क्या होता है, जब एक बार उस कास्टिंग में यूज करने के बाद में उसको रीयूज नहीं करते हैं। लेकिन परमानेंट मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, लाइक डाई कास्टिंग यूज ए मेटल मोल्ड डाई that is the typically made from the steel or cast iron and can be reused for several thousand cycles। इसको क्या होता है, ये कास्टिंग को हम रिपीटेड हर बार यूज कर सकते हैं, इसको परमानेंट कास्टिंग बोलते हैं। अगर एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग की बात करें तो सेंड कास्टिंग, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये हमारे किसके हैं, एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मल्टीपल यूज मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, परमानेंट एंड मोल्ड कास्टिंग
ग्रेविटी डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, स्लश कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये हमारे क्या है, मल्टी यूज मोल्ड कास्टिंग। इसको इस टाइप के मोल्ड को हम रीयूज साइकिल्स टाइम, थाउजेंड टाइम हम इसको रिपीटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको वन टाइम में इसको रीयूज नहीं कर सकते। ये हमारा एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग, ये होगा मल्टी मोल्ड कास्टिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए मेकिंग ऑफ ए मोल्ड। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम मोल्ड प्रिपेयर करते हैं? तो प्रिपेयर ऑफ सेंड मोल्ड, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व मेकिंग ए मोल्ड कैविटी और इम्प्रेशन इनटू द सेंड विथ ऑल नेसेसरी टूल्स। हमारे जो नेसेसरी मोल्ड बनाते हैं उसमें कौन कौन से नेसेसरी टूल होते हैं? द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द सेंड मोल्ड। क्या होता है? कोप होता है, जो अपर पार्ट होता है वो कोप होता है, लोअर पार्ट वो ड्रैग होता है। ये हमारा ग्रीन सैंड मिक्स विथ क्ले, ये हमारा ग्रीन सैंड है मिक्स विथ क्ले। ये हमारा स्प्रू है, जो हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व है मेकिंग ऑफ ए मोल्ड में। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है स्प्रू। नेक्स्ट राइजर, रेमर टूल यूज करते हैं, शॉवल टूल यूज करते हैं, लिफ्टर यूज करते हैं, पैटर्न यूज करते हैं, स्ट्राइक ऑफ बार यूज करते हैं। मोल्डिंग सेंड आप देख रहे हो, मोल्डिंग सेंड हमारा, और ग्रीन सेंड होता है। ग्रीन सेंड में कंपोजिशन होता है सिलिका सेंड, ये मेजर होता है। क्ले होता है 18 से 18 to 30% क्ले होता है, और बाटर 6 to 8% बाटर होता है। ये हमारा जो कंपोजिशन क्या होता है, ये हमारा ग्रीन सेंड का कंपोजिशन होता है। आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेंड मोल्ड किस तरीके से मोल्ड सेंड प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ड्रैग पार्ट है, ये हमारा पैटर्न हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके बाद में हम मोल्डिंग सेंड इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ये कंप्लीट फिल कर दिया है। उसके बाद में हम उल्टी साइड से कोप को रख देंगे, और फिर इसके बाद में सेंड फिल करेंगे। ये सेंड कंप्लीट फिल कर दिया है। उसके बाद में ये हमारी केविटी क्रिएट हो गई है। उसके बाद मेल्टिंग एंड प्योरिंग द मोल्टन मेटल। उसके बाद में जो केविटी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जो मोल्टन मटेरियल है जिसका हम कास्टिंग करना चाहते हैं, उस मटेरियल को हम मेल्ट करते हैं फर्नेस के अंदर। और जो मोल्ट मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, केविटी के अंदर फिल करते हैं। केविटी के फिल करने के बाद में जैसी हमारी केविटी की डिजायर शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये मोल्टन मेटल फिल होगा इसके अंदर, और आफ्टर सोल्डिफिकेशन के बाद में ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारे इस तरीके से हम प्रिपरेशन ऑफ ए सैंड मोल्ड किया जाता है। सैंड कास्टिंग, द मोस्ट वाइडली यूज कास्टिंग प्रोसेस यूटिलाइज एक्सपांडेबल सैंड मोल्ड टू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट दैट कैन बी मेड ऑफ नियरली एनी अलॉय। ये जो सैंड कास्टिंग आती है ये हमारी एक्सपांडेबल सैंड मोल्ड है, बिकॉज द सैंड मोल्ड मस्ट बी destroy in order to remove the past part called the casting. sand casting typically has a low production rate. जो कास्टिंग प्रोसेस है उसका प्रोडक्शन रेट लो होता है। ये हमारी एक्सपांडेबल सैंड मोल्डिंग कैटेगरी की है। द सैंड कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए फर्नेस, metal pattern and sand mold. The metal is melt into the furnace and then ladled and poured into the cavity of a sand mold, which is formed by the pattern. Okay, the sand mold separate along a parting line and the solidify casting can be removed. The steps involved in the process are described in next session. Okay, तो सैंड कास्टिंग में क्या है, हम यहाँ एक्सपांडेबल सैंड मोल्ड यूज करते हैं। ये एक बार यूज करने के बाद में रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन रेट लो होती है, और हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारा मोल्टन जिस मटेरियल का हम कास्टिंग करना चाहते हैं उसको हम फर्नेस के अंदर उसको मेल्ट करते हैं, और लेडल के थ्रू हम उस सिस्टम में उस कैविटी में मोल्टन मेटल को फ्लो करते हैं, प्योर करते हैं उस कैविटी के अंदर, और उसके बाद में हम आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमारे को ये कास्टिंग प्रोसेस मिल जाती है। ओके।
नेक्स्ट है सैंड कास्टिंग। तो बेसिकली हम देख सकते हैं ग्रीन सैंड कास्टिंग। ग्रीन सैंड में हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारा मोल्डिंग सैंड होता है उसमें कंपोजिशन होता है आपको मैं बताता हूँ। सिलिका सैंड मेजर होता है, क्ले 18 to 30% होता है, वाटर 6 to 8% होता है। ये हमारा ग्रीन सैंड कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें हमारा कोप एंड ड्रैग ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये हमारा राइजर है। ये हमारा जो मोल्टन मेटल है उसको फर्नेस के अंदर मेल्ट किया जाता है, फिर इसको लेडल के थ्रू इसमें प्योर किया जाता है। ये हमारा प्योरिंग बेसिन है। ये हमारा स्प्रू है। ये रनर है। ये गेट है, यहाँ पर गेट मेंशन है। ये हमारा रनर है। ये स्प्रू है। और ये हमारा मोल्ड केविटी है। ये हमारी मोल्ड केविटी है। अब हमारा क्या है कि जो मोल्टन मेटल होगा उसको हम किसी फर्नेस में हीट करेंगे, उसको मेल्ट लिक्विड फॉर्म तक उसको मेल्ट किया जाता है। उसके बाद में लेडल के थ्रू इसमें प्योर किया जाता है प्योरिंग बेसिन में। फिर इसका फ्लो स्प्रू के थ्रू इसमें फिल किया जाता है, फिर रनर के थ्रू जाता है, फिर यहाँ गेटिंग सिस्टम है, फिर इस केविटी के अंदर फिल हो जाता है। और आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमको मोल्डिंग तो सैंड कास्टिंग के थ्रू हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हमारा आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा फ्लास्क है। ये ड्रैग है। ये कोप है। ये हमारा पैटर्न है। यहाँ पर हम पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, केविटी क्रिएट करते हैं। प्योरिंग बेसिन, ये हमारे एलिमेंट में प्योर बेसिन ये यहाँ पर दिखाया गया है। स्प्रू, स्प्रू ये यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। रनर, ये है रनर है। ये गेट, यहाँ पर रनर से ये हमारा फ्लास्क होता है होल्डिंग सेंट का। यहाँ रनर से यहाँ के बीच हमारा गेटिंग लगे होते हैं, वो गेटिंग यहाँ पर उपयोग किया गया है। ये राइजर है। यहाँ पर हमारा राइजर फिक्स किया जाता है। ओके, अब आते हैं हमारा गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस। जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग प्रोसेस की जाती है। तो वो कास्टिंग स्टार्टिंग टू एंड तक, कास्टेड मटेरियल तक हमको एक पार्टिकुलर एक नेटवर्क चैनल के थ्रू अगर हम ये कास्टिंग मोल्टन मेटल को प्योर किया जाता है तो हमारे जो डिफेक्ट फ्री कास्टिंग हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली गेटिंग सिस्टम क्या है, a gating system refer to the channel through which the molten metal flow to die cavity. Its key objective is to ensure its smooth and complex between from the ladle to the mold cavity to achieve perfect casting and free from casting defects. It is important to have a gating system that is well designed. वेरियस एलिमेंट क्या है, ये हमारा गेटिंग सिस्टम है। इसमें हमारे बेसिक जो एलिमेंट कौन कौन से हैं गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लेडल यूज करते हैं। लेडल क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है जिसका हम कास्टिंग करना चाहते हैं, उस मोल्टन मेटल को लिक्विड फॉर्म में जब वो आ जाता है फर्नेस में हीट करने के बाद में, तो उसके बाद में क्या होता है, इसको लेडल के थ्रू इस मोल्टन मेटल को यहाँ पे प्योर किया जाता है। आप देख सकते हो ये लेडल है। प्योरिंग कप, ये हमारा प्योरिंग कप है जिसमें लेडर के थ्रू इसमें प्योर किया जाता है। ये प्योरिंग बेसिन ये है, ये हमारा प्योरिंग बेसिन है। स्प्रू, ये हमारा मेंशन किया गया है। स्प्रू ये मेंशन किया गया है, इसको स्प्रू बोलते हैं। स्प्रू बेस, ये हमारा स्प्रू बेस है। ये स्प्रू बेस होता है, ये सेरेमिक मटेरियल का बनाए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हार्ड होना चाहिए। ओके, इसके बाद में आता है स्प्रू कोर। स्प्रू कोर हमारे यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड रनर, ये हमारा रनर है। गेट, ये हमारा गेट। ओके, ये हमारी कास्टिंग, यहाँ पर कास्टिंग की जाती है। और ये हमारा राइजर है।
ओके, ये हमारा टोटल गेटिंग सिस्टम है। इस गेटिंग सिस्टम को हम समझ सकते हैं कि इस गेटिंग सिस्टम में हमारे यहाँ पे इसको इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि सेरेमिक जो हमारे स्प्रू है, स्प्रू में हम क्या है, सेरेमिक फिल्टर लगाते हैं जिसके अंदर हमारे कोई भी इम्प्यूरिटीज है, ये यहाँ पर इसके यूज से हम रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा स्प्रू है, स्कीम बोब है, जो लाइट होते हैं, ड्रॉस होते हैं, भी यहाँ पर जमा हो जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, और जो हेवी है नीचे डाउन सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा मोल्टर मेटल इसके अंदर जाता है, मोल्ड केविटी के अंदर। ये राइजर है, राइजर यहाँ पे, ये हमारा राइजर है, ये मोल्ड है। तो वन बाई हम समझते हैं। तो इस गेटिंग सिस्टम में राइजर, चेपलेट, चिल्स और पैडिंग भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस गेटिंग सिस्टम की, तो इसको हम अगर समझते हैं कि सबसे पहले हम जिस मटेरियल की हम कास्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस मटेरियल को फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद में हम लेडल के थ्रू इस गेटिंग सिस्टम में मोल्टर मेटल को प्योर किया जाता है। प्योर करने प्योरिंग कप में किया जाता है, और ये प्योरिंग बेसिन है। उसके बाद में ये स्प्रू की एक पार्टिकुलर एक डिजाइन की जाती है। ये स्प्रू की बात करें तो स्प्रू को हम टेपर टाइप से बनाते हैं। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ये स्प्रू की डिजाइन हम टेपर या कौन शेप में बनाते हैं। अगर तो ये हमारा स्प्रू है, ये रनर है। अगर यहाँ स्प्रू बेसिन से, रनर से और गेटिंग सिस्टम के रूट को जो कनेक्ट करता है उसको रनर बोलते हैं, और रनर से कास्टिंग के बीच में जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं गेट। ये हमारा राइजर है, ये टॉप पे लगा रहता है। राइजर का फंक्शन क्या होता है, जब हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग में इसमें फिल होती है, फिल होने के बाद में ये श्रिंकेज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको ये श्रिंकेज को कंपनसेट करता है राइजर। ओके, तो आप देख सकते हो स्प्लेस कोर है, ये बहुत सेरेमिक के हार्ड मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मोल्टन मेटल फ्लो होता है, जब ऊपर से फ्लो होता है, तो यहाँ पर तेजी से जब इस पर गिरता है, तो यहाँ की जो स्प्रू बेस वो हार्ड होता है, जिससे कि यहाँ का इस हाई वेलोसिटी से जो मोल्टन मेटल गिरता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है। ओके, अब इसमें गेटिंग सिस्टम में हमारे यहाँ चैपलेट्स, चिल्स और पैडिंग भी यूज करते हैं। और चैपलेट्स, चिल्स और पैडिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम कोई मोल्टन मटेरियल होता है, जब उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद में जब हम उसको गेटिंग सिस्टम के थ्रू, चैनल के थ्रू उसमें फिल करते हैं, तो फिल करने के बाद में क्या होता है कि क्योंकि इसमें चैपलेट, चिल्स और पैडिंग, तो चिल्स एंड पैडिंग ये दोनों डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का काम करते हैं। ये चैपलेट का हम ये कोर को सपोर्ट का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग के अंदर हमको एक पार्टिकुलर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमको होल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोर, इसमें कोर कोर यूज किया जाता है, और जो कोर को सपोर्ट किसके थ्रू करते हैं, चैपलेट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोर है, कोर को हम चैपलेट के थ्रू इसको कोर का सपोर्ट करके, चैपलेट का सपोर्ट करके हम कोर से हम केविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है कि कोर को सपोर्ट करता है, और कोर क्या करता है, केविटी क्रिएट करने का काम आता है। अब चिल्स और चैपलेट क्या होता है? चिल्स और चैपलेट ये डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन का काम करता है। जब हम मोल्टन मेटल को जब प्योर्ड करते हैं,
तो प्योर्ड करने के बाद में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एल शेप की कोई भी हमको प्रोडक्ट चाहिए, एल शेप का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें ये वाला जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन में क्या है कि ये बहुत कम सरफेस एरिया होता है, और कम सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ के ये सब जगह सोल्डिफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र नहीं होता तो ये सोलिडिफाई नहीं हो पाता है। तो इसको यूनिफॉर्मली सोल्डिफाई करने के लिए हम चिल्स यूज़ कर लेते हैं। चिल्स जो स्टील का जो चिल्स बनाते हैं, चिल्स की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, तो जो हीट ट्रांसफ़र है, इसका हीट ट्रांसफ़र ये फास्टली इसको रिलीज कर देते हैं, जिससे कि ये यूनिफॉर्मली डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन हो जाता है। और पैडिंग क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगुलर कोई भी क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको हम किया जाता है तो ये कॉर्नर पे यहाँ पर क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ पर सोल्डिफिकेशन तो जल्दी नहीं हो पाता। क्रॉस सेक्शन जहाँ पर सरफेस एरिया कम होता है वहाँ हीट ट्रांसफर कम होता है, हीट ट्रांसफर कम होने की वजह से यहाँ पर सोल्डिफाई नहीं हो पाता। लेकिन हम ये क्या करते हैं, पैडिंग लगाने से इनका इनका कंडक्टिविटी हाई होती है, जिससे कि हीट ट्रांसफर ईजिली हो जाता है, तो ये यूनिफॉर्मली कूल हो जाता है, सोल्डिफाई हो जाता है, जिससे हमारे क्या है कि डिफेक्ट्स नहीं आते हैं और डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। ये हमारा गेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं आगे, प्रेशराइज एंड नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या होता है। प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गेटिंग रेशियो क्या होता है, स्प्रू एरिया, रनर एरिया और गेट एरिया। ये हमारा स्प्रू एरिया है, ये रनर एरिया है और ये गेट एरिया है। ओके, तो नॉन प्रेशराइज और प्रेशराइज में डिफरेंस क्या होता है। नॉन प्रेशराइज एरिया क्या होता है, हैज चोक एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू बेस, हैज टोटल रनर एरिया एंड गेट एरिया हायर देन द स्प्रू एरिया, नो प्रेशर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड हेंस नो टर्बुलेंस, बट चांस ऑफ इंस्पायरेशन, एयर इंस्पायरेशन इज पॉसिबल, सुटेबल फॉर अलॉय एंड मैग्नीशियस अलॉय। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्प्रू है, स्प्रू एरिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गेटिंग सिस्टम का रेशियो क्या है, स्प्रू 1, रनर एरिया 4, गेट एरिया 4, तो 1:4:4। तो इसका मतलब हमारा जो स्प्रू बेस का जो एरिया है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मीन्स गेट एरिया और रनर एरिया का एरिया ग्रेटर देन स्प्रू एरिया, तो उससे क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा, और हमारा जो एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट है वो भी नहीं होगा। ये कौन से, ये नॉन प्रेशराइज एरिया, जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम टाइप्स के जो मटेरियल होते हैं उनकी अगर हम कास्टिंग करते हैं तो इसमें हम नॉन प्रेशराइज सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। ओके, और प्रेशराइज सिस्टम क्या है, हेयर गेट एरिया इज स्मॉलेस्ट, thus maintain the back pressure throughout the gating system. This back pressure generate turbulence and thereby minimize the air inspiration even when the straight screw is used. इसका मतलब not good for light alloy but good for ferrous casting. ओके, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा स्प्रू एरिया है, ये हमारा रनर एरिया, ये गेटिंग सिस्टम, जो मिनिमम एरिया होता है उसको चोक एरिया बोलते हैं। तो यहाँ हमारा गेटिंग सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, तो आप देख सकते हो 1:2:1, तो ये हमारा गेटिंग रेशियो है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। इससे क्या होगा, हमारा बैक प्रेशर जनरेट होगा और टर्बुलेंस क्रिएट होगा और एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट भी आएगा इसके अंदर। इससे क्या होगा, अगर हमारा चोक एरिया ये स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ अगर हम एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली
द प्रेशर इन द लिक्विड मेटल stream being moving through the spruce should not fall below the atmospheric pressure. If it fall, atmospheric gases can be absorbed into the molten metal in a low pressure area and are known as a air inspiration effect. ये क्या होता है बेसिकली? जैसे ये हमारा स्प्रू है, अगर हमारे यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारे क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक बाहर की एयर है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, इसमें अंदर आ जाएगी। अंदर आने की वजह से क्या होगा, ये हमारे जो कास्टिंग, जो हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में एयर आने की वजह से हमारे कास्टिंग डिफेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट आ जाता है। किसमें आता है? ये प्रेशराइज सिस्टम में। तो इजीली समझ में आया, ये हमारा नॉन प्रेशराइज है, ये प्रेशराइज है। इसमें गेटिंग रेशियो, स्प्रू एरिया, रनर एरिया, गेट एरिया का रेशियो क्या होता है? 1:4:4। लेकिन प्रेशराइज एरिया में, क्योंकि ये चौक एरिया होता है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है, यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट एरिया ये है। चौक एरिया किसको बोलते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है उसको हम चौक एरिया बोलते हैं। यहाँ पर चौक एरिया कहाँ है? यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर हम नॉन प्रेशराइज सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर नॉन प्रेशराइज सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रेशराइज सिस्टम, ये हमारा नॉन प्रेशराइज सिस्टम, और ये इंस्पायरेशन इफेक्ट, एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट की वजह से अगर एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट आ रहा है तो इसमें क्या है कि बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाती है। जब हम कास्टिंग कंप्लीट करते हैं तो एयर अवेलेबल होने की वजह से हमारे कास्टिंग में डिफेक्ट होने के चांस रहते हैं, इसलिए इसमें एयर इंस्पायरेशन इफेक्ट आता है, इसमें नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी इन ए कास्टिंग प्रोसेस। हम कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? फर्स्ट है फ्लास्क। ए मोल्डिंग फ्लास्क इज वन विच होल्ड द सैंड मोल्ड इंटैक्ट। इट इज मेड अप ऑफ वुड फॉर टेम्परेरी एप्लीकेशन एंड मेटल फॉर ए लॉन्ग टर्म यूज। हम इसका वुड के लिए टेम्परेरी एप्लीकेशन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए हम मेटल का तैयार करते हैं। जो ड्रैग होता है मोल्डिंग में, ड्रैग क्या होता है? लोअर मोल्डिंग फ्लास्क, जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो हमारा ड्रैग होता है, अपर पार्ट होता है मोल्डिंग सैंड फ्लास्क का वो हमारा कोप होता है। पैटर्न, बेसिकली पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज ए रिपब्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड विथ सम मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली पैटर्न का काम क्या होगा? हमको ये डुप्लीकेट रिपब्लिका ऑब्जेक्टिव होता है। इससे हम क्या करते हैं, हमको जिस तरीके की डिजाइन हमको कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह का हमारा पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न को से हम केविटी क्रिएट करते हैं। तो जिस तरीके का हमारी केविटी क्रिएट होगी आफ्टर मोल्टन मेटल प्योर और आफ्टर सोल्डिफिकेशन के बाद में, उसी तरह का हमको कास्टेड मटेरियल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। बॉटम बोर्ड, दिस इज ए बोर्ड नॉर्मली मेड ऑफ वुड्स विच इज यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोल्डिंग मेक। ओके, पार्टिंग लाइन क्या होता है? दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मोल्डिंग फ्लास्क दैट मेक अप टू द सैंड मोल्ड। ये हमारी पार्टिंग लाइन होती है, दोनों जो कॉप एंड ड्रैग को हम दोनों को सेपरेट करती है। मोल्डिंग सैंड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि मोल्डिंग सैंड में जो हमारा मेजर पार्ट होता है वो सिलिका होता है और फिर क्ले एंड मॉइस्चर वाटर यूज करते हैं। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड द रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज मेकिंग ऑफ द मोल्ड केविटी। ये हमारी जो मोल्ड केविटी क्रिएट होती है तो इट इज मिक्सचर ऑफ सिलिका क्ले एंड मॉइस्चर इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। कोर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कोर, यूज फॉर मेकिंग होलो केविटी इन द कास्टिंग। कोर का यूज क्या होता है? अगर हमें कोई भी कास्टिंग के थ्रू हम कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर उस प्रोडक्ट में हमको किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होल चाहिए तो उसमें उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कोर क्रिएट करते हैं, कोर बनाते हैं। उस कोर को हम जिस जहाँ पर हमको होल चाहिए उस कोर को वहाँ पर चैपलेट के सपोर्ट के थ्रू वहाँ पर कोर को रख देते हैं और जो मोल्टन मेटल उसमें प्योर होगा और आफ्टर सोल्डिफिकेशन के बाद में क्या होगा, हम इस कोर को रिमूव कर देते हैं और ये उस केविटी में फिल होने के बाद में हमको जो डिजायर जो हमको होल चाहिए वो हमको मिल जाता है।
नेक्स्ट प्योरिंग बेसिन, ए स्मॉल फनल शेप कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू विच द मोल्टन मटेरियल इज प्योर्ड। प्योरिंग बेसिन क्या होता है? ये हमने गेटिंग सिस्टम में देखा है कि जब हम मोल्टन मेटल को फर्नेस के अंदर हीट करके जब लिक्विड फॉर्म तक लाते हैं, लेडल के थ्रू जब वहाँ पर सब के टॉप मोस्ट पे जो फनल शेप का जो होता है उसमें हम जो मोल्टन मेटल को फर्स्टली उसमें प्योर किया जाते हैं, उसको हम प्योरिंग बेसिन बोलते हैं। स्प्रू क्या होता है? द पासेज थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्रॉम द प्योरिंग बेसिन रीच टू द मोल्ड केविटी। जो हमारा प्योरिंग बेसिन से जो हमारी मोल्ड केविटी तक का जो पास करता है पासेज, उसको क्या बोलते हैं? हम स्प्रू बोलते हैं। रनर क्या होता है? द पासेज वे इन द पार्टिंग प्लेन थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्लो इज रेगुलेटेड बिफोर द रीच द मोल्ड केविटी। तो हमारे क्या होगा, जो मोल्टन मटेरियल जो प्योर किया जाता है और स्प्रू के थ्रू मोल्ड केविटी तक पहुंचता है, तो वो उसका जो रूट है उसको रेगुलेटली और स्मूथली वहां तक फ्लो होने के लिए मोल्ड केविटी तक हमको रनर यूज किया जाता है। गेट क्या होता है? द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर द मोल्ड केविटी इन ए कंट्रोल रेट। तो गेट क्या होता है? आफ्टर रनर और मोल्ड केविटी के बीच में हमारे गेट लगाते हैं। तो द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच मोल्टन मेटल एंटर द मोल्ड केविटी, मोल्ड केविटी में जो गेट होता है इन ए कंट्रोल रेट, जो हमारा कंट्रोल रेट से फ्लो हो, तो यहाँ इसको हम गेट बोलते हैं। राइजर मैंने बताया कि राइजर क्या होता है? राइजर इट इज ए रिजर्वर ऑफ ए मोल्टन मेटल प्रोवाइड इन द कास्टिंग सो दैट hot metal can be flow back into the mold cavity when there is a reduction in the volume of metal due to solidification। तो बेसिकली क्या होता है, जब मोल्टन मेटल फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद में इसको मोल्डिंग सैंड के ऊपर यहाँ पर स्प्रू को लगाया जाता है। जब हमारा मोल्टन मेटल प्योर होता है और केविटी में फिल होता है, फिल होने के बाद में जब सोल्डिफाई होता है, तो सोल्डिफाई होने के बाद में श्रिंकेज होता है, तो हमारा जो श्रिंकेज की जो इशू आता है, तो ये क्या करता है? राइजर हमारा उसको कंपनसेट करता है, क्योंकि एक्सेस जो मोल्टन मेटल उसमें फिल हो जाता है और जैसे भी श्रिंकेज होता है तो उसको श्रिंकेज कंपनसेट कर देता है, तो हमारा जो डिजायर शेप हमको चाहिए वो मिल जाती है। तो इसलिए ये राइजर हमारा जो श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है उसमें भी ये श्रिंकेज कंपनसेट करता है। ओके, अब बात करते हैं, हम 3 पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। चैपलेट क्या होता है, चिल्स क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो चैपलेट क्या होते हैं? अगर हम कोई कास्टेड मटेरियल है उसमें होल करना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पर कोर लगाना यूज करना, कोर यूज करना पड़ेगा। कोर यूज करने से क्या है कि हमको जिस टाइप के हमको होल चाहिए कास्टेड मटेरियल के अंदर, तो हम उसमें क्या है कि कोर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कोर है। अब कोर को किससे सपोर्ट करते हैं? चैपलेट से। चैपलेट से हमारे कोर को सपोर्ट कर देते हैं। अब कोर को क्या करते हैं, ये कोर हम जो बनाते हैं, ये इसमें ना सेंड का बना दिया है। अब ये सेंड का हमने कोर बनाया। अब ये कोर को हम जब मोल्टन मेटल फिल करते हैं, तो कोर को हम उसमें केविटी के अंदर लगा देते हैं और फिर किससे सपोर्ट करते हैं? चैपलेट से। और आफ्टर सोल्डिफिकेशन के बाद में इस कोर को रिमूव कर दिया जाता है, तो जिस तरीके का हमको होल चाहिए वो होल हमको मिल जाता है। तो ये हमारा चैपलेट का काम क्या हो गया? चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कोर इनसाइड द मोल्ड केविटी। नेक्स्ट आता है चिल्स। चिल्स क्या होता है? चिल्स एंड पैडिंग दोनों डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन का काम करते हैं। चिल्स आर मेटालिक ऑब्जेक्टिव विच आर प्लेस्ड इनटू द मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ ए कास्टिंग। इट इज प्रोवाइड डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन हायर कंडक्टिविटी। तो मीन्स इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं, अगर हमको कोई भी कास्टिंग प्रोडक्ट है एल शेप का चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मोल्टन मेटल इसमें फिल होता है, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कम है।
तो यहाँ जब सोल्डिफिकेशन होगा तो यहाँ पर सोल्डिफिकेशन हीट ट्रांसफर अच्छा हो जाएगा। हीट ट्रांसफर अच्छा होने की वजह से, गुड हीट ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर इजीली सोल्डिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से कन्वर्जेंट हीट फ्लो हॉट स्पॉट मीन्स यहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से ही हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एरिया में हम चिल्स लगा देते हैं। चिल्स क्या स्टील की बनी होती है, इसका थर्मल, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से ये हीट को जल्दी रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारी हीट को रिमूव कर देगा और ये जल्दी सोल्डिफाई हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म और डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन का काम करती है। तो यहाँ पर हमारे चिल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप यहाँ समझ सकते हैं, ये हमारी चिल्स लगाई गई है। चिल्स लगाने की वजह से ये यहाँ पर जो ठंडा हो रहा है, यहाँ पर ठंडा जो सोल्डिफाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी सोल्डिफाई उसी के हिसाब से इक्वली सोल्डिफाई हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली सोल्डिफाई होने की वजह से ये हमारे क्या है कि हमारे पास डिफेक्ट फ्री कास्टिंग मिलेगी और हमारा डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन का काम करेगा। अब बात करते हैं पैडिंग। पैडिंग ये है पैडिंग ये अगर कोई हमारे मान लें कि कोई रेक्टेंगुलर शेप है, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो कॉर्नरों पे वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो वहाँ पर क्या है, हीट ट्रांसफर फास्ट नहीं हो पाता है। फास्ट नहीं हो पाता तो क्योंकि हीट ट्रांसफर फास्ट जब होता है जब उसका सरफेस एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफर फास्ट होता है। अगर क्रॉस सेक्शन पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होता है, और अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो अगर उसके कॉर्नरों पे सरफेस एरिया कम होता है तो पैडिंग क्या, पैडिंग हम उसके चारों कॉर्नरों पे लगा देते हैं। चारों कॉर्नर पर लगाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है पैडिंग मटेरियल की, तो वो क्या है कि हीट को जल्दी रिलीज करेगा। तो उससे क्या है कि हमारा सोलिडिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। फास्ट होने की वजह से तो हमारे जो टोटल हमारा प्रोडक्ट का यूनिफॉर्मली सोल्डिफाई होगा, जिससे ये डायरेक्ट सोल्डिफिकेशन का काम करती है। तो हमारा डिफेक्ट फ्री कास्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बाद में आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ सैंड कास्टिंग। तो सैंड कास्टिंग के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज क्या है, कैन बी प्रोड्यूस वेरी लार्ज पार्ट, हम लार्ज पार्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स शेप्स, हम कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मैनी मटेरियल ऑप्शन, बहुत सारे मटेरियल के थ्रू हम ये कास्टिंग कर सकते हैं। लो टूलिंग रिक्वायरमेंट कॉस्ट, या कि जो टूलिंग की कॉस्ट रिक्वायरमेंट लो होती है। स्क्रैप कैन बी रिसाइकल्ड, स्क्रैप कैन भी हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। शॉर्ट लीड टाइम पॉसिबल, इसका जो शॉर्ट लीड टाइम पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है, पुअर मटेरियल स्ट्रेंथ, इसकी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है वो पुअर होती है। हाई पोरोसिटी पॉसिबल, क्योंकि इसकी पोरोसिटी है थोड़ी हाई होती है। पुअर सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंस, जो कास्टेड प्रोडक्ट हमको जो मिलता है उसकी सरफेस फिनिश बहुत पुअर होती है। सेकेंडरी मशीनिंग ऑफ्टन रिक्वायर्ड, क्योंकि जब हमारा कास्टेड मटेरियल होता है तो उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। तो मशीनिंग या फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। लो प्रोडक्शन रेट, इसकी प्रोडक्शन रेट लो होती है। हाई लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट हायर होती है। एप्लीकेशन क्या है, सैंड कास्टिंग का एप्लीकेशन क्या है, सैंड कास्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ मेटल कंपोनेंट विथ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। इसका एप्लीकेशन क्या है, हम बहुत सारे वेराइटी मटेरियल का हम कॉम्प्लेक्स शेप भी अचीव कर सकते हैं। सम एप्लीकेशन लाइक इंजन ब्लॉक हम सैंड कास्टिंग से बना सकते हैं। मैनीफोल्ड्स बना सकते हैं, मशीन बेस्ड बना सकते हैं, गियर, पुली, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, प्रोपलर एक्सेट्रा। हम सैंड कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम ये एप्लीकेशन हम बना सकते हैं।